तो रिवीजन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग एक वीडियो में, इसी वीडियो में पूरा गॉसेस थ्योरम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपको ऑन द पेपर आपको आज रात में इसका तैयारी करना है, वो हम और आप दोनों बैठ करके इसको साथ में कंप्लीट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गॉसेस थ्योरम को कैसे करना है, तो गॉसेस थ्योरम को समझने के लिए देखो, ये थ्योरम है, पहला वर्ड ये थ्योरम है। और थ्योरम वर्ड करके क्लास 10 में जाओ, वो एक तुम्हारा एक यूजफुल एक कोई डेरिवेशन हुआ करता था, फॉर्मूला हुआ करता था, जिसको डायरेक्ट आप अप्लाई करके किसी न्यूमेरिकल्स को, क्वेश्चन को, मैथमेटिकल टर्म को इजी कर लेते थे। जैसे एग्जांपल से हम आपको याद दिलाते हैं, जैसे 10 क्लास का पाइथागोरस थ्योरम। जब भी आज आप लोग जो यूज़ कर लेते हैं, राइट एंगल, मान लो ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा, ये वाला साइड कितना होगा, तो आप लोग डायरेक्ट 25 और 9 करके जोड़ करके निकाल लेते हैं। ये जो करते हैं इस तरह से, ये किसके हेल्प से करते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक इसी तरह से ये फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चैप्टर का थ्योरम है। ठीक इसी तरह से ये गॉसेस थ्योरम है। गॉसेस थ्योरम को अगर आपको बच्चा लगाना आ गया ना, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को और भी बेहतर निकाल सकते हैं। और भी बेहतर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ना, वो सिंगल चार्ज का निकाल करके देखे हैं और डाइपोल, स्पेशली डाइपोल का केस का देखे हैं। जैसे एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता, वो आप लोगों ने करके देखा। जैसे एक चार्ज यहाँ है, इसको बनाने का तरीका, आपका प्रोसेस क्या है, इसके सामने एक टेस्टेड चार्ज को रख देना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी को r ले लेना है और इस फार्मूला को यूज़ कर लेना, F/Q0। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला 1/4πε0, दो चार्ज Q0, बीच का दूरी r² / Q0। और इस फार्मूला से आपने एक चार्ज का, एक सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो आपने पता कर लिया। बहुत अच्छा, ठीक है, न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट होता है, ये पता कर लिया। ठीक है, इसी फार्मूला के हेल्प से आपने ये भी पता कर लिया, जो अभी आपने टेक्निक यूज़ किया है, ये डाइपोल को भी आपने सॉर्ट आउट कर लिया। डाइपोल का क्वेश्चन -q +q। अब यहाँ पर क्या है, दो चार्जेस है, अच्छी बात है। दो चार्जेस के लिए भी हम ये प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर Q0 है, ठीक है, तो यहाँ पर जो Q0 है, यहाँ टेस्टेड चार्ज है, तो यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा इस चार्ज के लिए, यहाँ रिपल्सन होगा इस चार्ज के लिए, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बन गया या EA बन गया, EB बन गया। और इस तरह से करके हम लोग EB - EA करके यहाँ पर का भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते थे। मतलब दो चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते थे बहुत आसानी से। अच्छी बात है, ये सब चीज़ चल सकता है हमारा, क्लियर है। थ्योरम लगाने का ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा है कि थ्योरम लगा करके भी हम ये चीज़ निकाल सकते हैं, लेकिन हमको थ्योरम लगाने का क्या है, इससे इजी प्रोसेस तो यही लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। तो ये थ्योरम कब लगता है और क्यों लगता है, और थ्योरम क्यों सीखे। थ्योरम बाबू, जब तुम्हारा क्वेश्चन यहीं तक इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं रहेगा सीमित, सिंगल चार्ज का तो पूछेगा भी नहीं, डाइपोल का आपका पूछ सकता है। तो आपको जब चार्ज इस तरह से दिया जाए, जब लाइन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है या सरफेस पर कोई एरिया पर, ये कोई प्लेट है उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कोई वॉल्यूम पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, अगर इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है जहाँ पर चार्ज का संख्या क्या है आपको पता नहीं, वहाँ पर एक और दो चार्ज नहीं है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का, और इस केस में अगर हम आपको बोल देते हैं कि बाबू हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तब आप वहाँ नॉर्मल प्रोसेस से एक टेस्टेड चार्ज को बैठा करके नहीं निकाल सकते। ये बोलना पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि आपको अगर कैलकुलस पर कमांड है, अच्छा से अगर आपको कैलकुलस आता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पर बहुत अच्छा कमांड है, तब इसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है, तब बना सकते हैं। लेकिन वो पूरा प्योर मैथमेटिक्स हो जाएगा, और इस समस्या को कैलकुलस मेथड से बचने के लिए आप यूज़ करते हैं गॉसेस थ्योरम। और यही अगर आप गॉसेस थ्योरम को लगाना सीख गए, तो ये सारा का भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारा कंडीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो प्रोसेस है उसको और सिंपल कर सकते हैं बिना कैलकुलस किए हुए। ठीक है, क्लियर है। तो ये प्रोसेस ऐसे, ये इसे क्या कहते हैं, इसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं।
ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Q/L, क्योंकि लेंथ है ना बाबू, ये तेरा सिग्मा करके रिप्रेजेंट करते हैं। इसको सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं या एरिया पर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Q/A, एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। ये वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट है, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Q/B। और यूनिट क्या होगा बच्चा? कूलम पर मीटर क्यूब। यहाँ कूलम पर मीटर स्क्वायर, यहाँ कूलम पर मीटर, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी आपको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में जानकारी आपको रखना है। 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, उससे थोड़ा सा बढ़ करके। आप तुम्हारा थोड़ा सा बढ़ गया, पहले सिंगल चार्ज निकाला, फिर 2 पेयर ऑफ चार्जेस का निकाला, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का निकाला। अब तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए लाइन पर, सरफेस पर और ये वॉल्यूम पर इस टाइप का क्वेश्चन देगा, और बिना कैलकुलस को यूज़ किए हुए आप निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको गॉसेस थ्योरम लगाना आना होगा, अगर आता है तो, ठीक है। क्लियर है? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गॉसेस थ्योरम। तो अभी तक क्या कर रहे थे? गॉसेस थ्योरम का इंपॉर्टेंस दिखला रहे थे कि इसको हल्के में मत लो, ये एग्जाम में इतना क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, क्यों टीचर बोलता है कि गॉसेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस समझा रहे थे, क्योंकि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो बिना गॉसेस थ्योरम के हेल्प से आप नहीं बना सकते। ये भी फिर हम बोलेंगे बनता है, कैलकुलस मेथड लगाना पड़ता है, ठीक है। कैलकुलस मेथड लगाना पड़ता है तो बनता है, लेकिन बिना कैलकुलस मेथड के भी बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं, बशर्ते आपको गॉसेस थ्योरम आना चाहिए। चलिए हम लोग इसको सीखते हैं। तो गॉसेस थ्योरम क्या है? बस ये 3 जो फॉर्मूला लिखे हुए हैं ना, फाई = इंटीग्रेशन E.ds/Q/ε, इसको तो दिमाग, अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना तो सामने में इसको लिख दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए, याद रखना ही होगा, ये चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो अब धीरे धीरे करके समझाते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? अगर गॉसेस थ्योरम को समझना है तो पहला टॉपिक क्या समझना होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय फाई, और इसके बारे में याद रखिए, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि यहाँ पर अगर मान लो कोई भी चार्ज कोई गॉसियन सरफेस में घिरा है, मतलब घिरा हुआ है, मान लीजिए इस तरह से चार्ज है, तो यहाँ एक छोटा सा सरफेस आप काटते हो, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस को काट दिया इस दीवार में। अब यहाँ से कितना इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेगा, कितना इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेगा, इस छोटे से सरफेस से जितना भी इलेक्ट्रिक लाइंस निकलता है ना बच्चा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। तो सर इस छोटे से एरिया से छोटा सा फ्लक्स निकलेगा, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स बोला जा सकता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स बोला जाता है। तो स्मॉल को कैसे लिखे? d∅ लिख देते हैं, ठीक है। और ये कितना निकलेगा, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले आपको समझना होगा एरिया वेक्टर। ये जो छोटा सा, मान लीजिए पूरा सरफेस S है ये वाला, तो एक छोटा सा सरफेस इसको काटे हैं, इसको लिखेंगे ds। यहाँ पर एक टर्म आपको पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है एरिया वेक्टर। क्या पढ़ना पड़ता है? एरिया वेक्टर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब एरिया सर कब से वेक्टर होने लगा? हाँ, वेक्टर बना सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ? एरिया का ds हुआ। सर इसे डायरेक्शन के लिए आपको n यूनिट वेक्टर लगाना। डायरेक्शन के लिए कंडीशन याद रखना होगा, कभी भी आप अगर छोटा सा सरफेस काटते हैं, ये सरफेस यहीं से नहीं कट सकता था, यहाँ से भी कट सकता था, यहाँ से भी कट सकता था, यहाँ से भी कट सकता था। इसका जो डायरेक्शन दीजिएगा ना बच्चा, ये तो आपका ds मैग्नीट्यूड हो गया, ds मैग्नीट्यूड हो गया, ds मैग्नीट्यूड। इसका डायरेक्शन हमेशा इस सरफेस के आउटवर्ड परपेंडिकुलर होगा, आउटवर्ड परपेंडिकुलर होगा। बार बार बोल रहे हैं, आउटवर्ड परपेंडिकुलर होगा। तो एरिया वेक्टर क्या हुआ तुम्हारा? ds और n यूनिट वेक्टर, ये आपका एरिया वेक्टर। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है? देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ ना एरिया वेक्टर है ये, और ये सर ये तो जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड है।
इन दोनों के बीच का डायरेक्शन कैसे पता करोगे? जब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जानोगे तब ना। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कभी भी आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू दी सरफेस किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो आगे आते हैं। जैसे अभी इसका एरिया वेक्टर अगर इस सरफेस को लिए हैं तो कहाँ से निकलेगा? ये अलोंग डायरेक्शन ये हुआ, तो बाबू यहाँ से थीटा बना सकते हो और ई को रिजॉल्व कर सकते हो। ये यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस को रिजॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा ई कॉस थीटा और इधर आ जाएगा आपका ई साइन थीटा। फ्लक्स क्या होगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स क्या होगा? इस लाइन के अलोंग में आने वाला सब कुछ फ्लक्स बतलाएगा। जैसे कौन बतलाएगा? देखिए ई साइन थीटा इस लाइन के अलोंग नहीं आ रहा, इस लाइन के अलोंग आ रहा है। एरिया वेक्टर के अलोंग देखो तो ई कॉस थीटा आ रहा है। बहुत अच्छा। और क्या है सर? ds है। बहुत अच्छा सर। यूनिट वेक्टर भी है, लिख लो। ये दोनों साथ में होगा सर। लेकिन हमने आपको बताया कि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चा? 1 होता है। तो d फाई इक्वल टू EDS कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है? इसको तो आप a डॉट बी का प्रोडक्ट भी कर सकते हो, AB कॉस थीटा। तो इसको आप लिख सकते हो d फाई इक्वल टू E डॉट DS। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। गॉसेस थ्योरम आपको अगर समझना है तो सबसे पहले फ्लक्स को समझना होगा। तो अब यहाँ तक क्या समझाएगा? एक स्मॉल सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स निकल सकता है। अगर ये क्वेश्चन आए तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? E डॉट DS। लेकिन अगर यहीं पर अगर बोल दे टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स कितना होगा, तो बाबू इंटीग्रेशन करो, इसीलिए तो इंटीग्रेशन पढ़ते हो। d फाई इंटीग्रेशन E डॉट DS, E डॉट DS। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा और E डॉट DS हो जाएगा। ये कब लगाना फार्मूला? ये टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स अगर चाहिए, पहले स्मॉल अमाउंट में जो लगाए ना उसी का इंटीग्रेशन कर देना। तो इससे क्या निकल जाएगा? टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स आपका आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आपका मैक्सिमम कब होगा? तो मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा ये कौन डिसाइड करेगा? EDS कॉस थीटा। थीटा डिसाइड करेगा कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। तो बाबू जब भी थीटा तुम्हारा 0 डिग्री होगा, थीटा तुम्हारा 0 डिग्री होगा और थीटा या तो 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पर थीटा जब 0 डिग्री होगा तो कॉस 0 डिग्री क्या होता है? सबसे बड़ा वैल्यू। ठीक है, और कॉस 90 में क्या होता है? तुम्हारा 0 होता है। तो इसमें फ्लक्स ही नहीं निकलेगा। तो यहाँ फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। अब इसी को बाई फिगर आपको समझा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये प्लेट है, एक सिंगल प्लेट ले लिए आपको दिखाने के लिए। ये छोटा सा सरफेस काटे हो, अगर यहाँ चार्ज इस तरह से और इलेक्ट्रिक लाइन से ऐसे निकल रहा है और एरिया वेक्टर तो आप जानते ही हैं इस सरफेस के 90 डिग्री ऐसे बनाते हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0। E और DS मतलब एरिया वेक्टर का एंगल कितना हो गया? 0। मैक्सिमम फ्लक्स निकलेगा ऐसे। लेकिन अगर यही फिगर इस तरह से है तुम्हारा, एरिया वेक्टर तो बाबू इस तरह से रहेगा ही, ये आपका DS है। लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस आपका ऐसे आ रहा है कहीं से, तो इसके साथ 90 आ रहा है, तो आपका फ्लक्स कितना हो गया बाबू? 0 हो गया। एक छोटा सा केस है, याद रखना। तो फ्लक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग और क्रॉसिंग थ्रू द स्मॉल सरफेस एरिया along the unit vector, such electric lines are called electric flux। इसको निकालने का तरीका क्या है? आपका स्मॉल अमाउंट चाहिए तो ये, टोटल अमाउंट चाहिए तो ये। ठीक है, मैक्सिमम किस कंडीशन में हो सकता है? ऐसे। मिनिमम किस कंडीशन में हो सकता है? ऐसे। अभी तक गॉसेस थ्योरम नहीं आया है, क्योंकि गॉसेस थ्योरम को समझने के लिए आपको सबसे पहले फ्लक्स समझाना पड़ता। फ्लक्स आपको समझा दिए और ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया। गॉसेस बोलते हैं ना कि फ्लक्स निकालने के लिए इतना झमेला करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस झमेला वर्ड का इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप फ्लक्स निकालने के लिए क्या हमको आप करने, स्टूडेंट को करने के लिए बोल रहे हैं? इंटीग्रेशन करो, इलेक्ट्रिक फील्ड करो, इन दोनों एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल को देखो, तब जा करके आप बताएंगे कि कितना फ्लक्स होता है। इतना करने का क्या ज़रूरत है? बोलते हैं गॉसेस, तुम बस इतना देखो कि इस गॉसियन सरफेस में ये जैसे गॉसियन सरफेस क्यूब है, इसके अंदर कितना चार्ज है, इसके अंदर वाला चार्ज कितना है। मान लो ये 10 कूलम है,
कि मान लो इधर 2 कूलम है, यहाँ पर 8 कूलम है, तो 8 कूलम को नहीं देखना है, देखना किसका है, गॉसियन सरफेस, इसीलिए यहाँ पर गोल जैसा बनाए हुए हैं हम, इसके अंदर वाला सरफेस को देखना है कि इसके अंदर इस गॉसियन, इस सरफेस को जो क्यूब है जिससे चार्ज को ढके हैं हम, कवर्ड किए हैं, उसके अंदर कितना गॉसियन चार्ज है। तो टोटल कितना चार्ज है, 12 है सर, ठीक है ना, कितना है 10 + 2 कूलम है, ठीक है, और उसका डिवाइड एप्सिलॉन नॉट से कर दो, जिसका सार सभी को वैल्यू पता है 8.85 × 10⁻⁻12 होता है, बस आपका फ्लक्स आ जाएगा। क्या करने का जरूरत है, ये सब करने का जरूरत नहीं है, इतना एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फ्लक्स निकाल सकते हैं। यह कहना है गॉसेस का। तो गॉसेस थ्योरम समझ में आया, क्या कहना है गॉसेस, क्या ऐसा सही बोल रहे हैं वो, ये सही बात है, कितना शॉर्ट में आ सकता है, इतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं किया जा सकता। चलो चेक करके बोलते हैं, इसी चेक को कहते हैं प्रूव ऑफ गॉसेस थ्योरम। प्रूव ऑफ गॉसेस थ्योरम, तो प्रूव कैसे करोगे, पहला स्टेप, गॉसेस थ्योरम कैसे लगता है, कोई भी चार्ज है, सपोज कर लो अभी एक चार्ज हम दे रहे हैं, तो इसको तो सबसे पहले ढकना होगा, कोई भी सरफेस लगाना होगा। तो चलिए हमने एक स्फीयर ले लिया, ये स्फीयर है, सर्कल नहीं है, स्फीयर है, यहाँ पर चार्ज क्यू है। फिर दूसरा स्टेप, कट लगाओ, ठीक है, ये कट लगाया आपने, इसका डायरेक्शन बताओ, एरिया वेक्टर, ये कट लगाया ds मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर, ठीक है, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक लाइंस भी इस तरह से निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी को मान लो r, ठीक है, स्फीयर का रेडियस, थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस हम लॉन्ग प्रोसेस से चलते हैं, क्या शॉर्ट प्रोसेस पहुँच सकते हैं, लॉन्ग प्रोसेस बोले तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन E ds cos 0 डिग्री, ठीक है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, cos 0 डिग्री कितना होता है 1 होता है, फाई इक्वल टू E ds का इंटीग्रेशन यहाँ s नहीं होगा, जो मैथ में जो आप लोग लिख देते हैं dx का इंटीग्रेशन x, dt का इंटीग्रेशन t, नहीं, ये सरफेस एरिया है, आपका 3D फिगर है, तो इसका इंटीग्रेशन याद रखना सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो इसके जगह आप इंटीग्रेशन क्या कीजिएगा, फाई इक्वल टू E × 4πr²। अच्छा, यहाँ पर कितना चार्ज तुमको दिख रहा है, एक चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जस्ट बताए थे आपको 1/4πε0 4πr²। बहुत कुछ कट रहा है बाबू लोग, काट दो, अंत में बचा क्या, Q/ε0। सही है, गॉसेस जो बोल रहे थे ये उनका प्रूव हो गया। अब हम गॉसेस थ्योरम लगा करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। अब हम एप्लीकेशन कर रहे हैं गॉसेस थ्योरम का, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, चलिए पहला एप्लीकेशन में, सब में हम देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ही चैप्टर, ऐसा नहीं देखिए जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कर रहे हैं तो पहले चार्ज, फिर फोर्स, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर पोटेंशियल, ठीक है। तो गॉसेस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड का ही अपडेट वर्जन है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, मतलब कॉम्प्लिकेटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉसेस थ्योरम। तो हम पहला एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एम याद रखो, जैसे यहाँ पर एक चार्ज प्लेट आपको रड दिया हुआ है जिस पर चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट है। बहुत अच्छा, सबसे पहला स्टेप गॉसेस थ्योरम, इसको ढकना पड़ेगा, इसको ढकने के लिए सिलिंड्रिकल का हमने यूज़ किया। स्टेप नंबर 2 कट लगाना है, तो
तो इस पर पहले सरफेस को काउंट करो कि सिलिंड्रिकल बनाने में कितना सरफेस का यूज़ हुआ है। तो ये मार्कर है सिलिंड्रिकल, एक तो राउंड करने के लिए प्लास्टिक कवर यहाँ देना होगा, फिर एक यहाँ पर सरफेस देना होगा, इसको बंद करने के लिए एक सरफेस यहाँ, मतलब टोटल इसमें कितना सरफेस है, 3 सरफेस है। एक राउंड वाला सरफेस है, यहाँ कट लगा दिए S1, एक तो यहाँ ढक्कन जो लगाओगे S2, एक ढक्कन यहाँ लगाओगे S3, तो 3 ढक्कन लगा दिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसका अब एरिया वेक्टर देख लेना है। एरिया वेक्टर आपने बताया था हमेशा आउटवर्ड ये इसका डायरेक्शन हुआ है। इसका मैग्नीट्यूड छोटा सा टुकड़ा है ds ds ds। क्लियर है। स्टेप नंबर 2, उसके बाद कट लगाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी आपको देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर रड ऐसे है, पॉजिटिव रड इस तरह से है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, इस तरह से निकल सकता है, इस तरह से, ऐसे और ऐसे नहीं निकलेगा, ये वाला नहीं, परपेंडिकुलर। ठीक है, पतला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका या तो ऊपर बनाओ या तो नीचे की ओर बनाओ। तो जैसे हम ऊपर की ओर बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकलेगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऊपर की ओर दे सकते हैं, नीचे की ओर भी बना सकते हैं, जैसे इसमें बना दी, इधर भी निकल सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ का एंगल फिर चेक करने के लिए आपको बोले थे, यहाँ थीटा 0 डिग्री, यहाँ थीटा 90 डिग्री, बस खत्म, यही है। फिर तुरंत बोले थे ये वाला फार्मूला लगा देना, फाई इक्वल टू E डॉट ds। ठीक है, फाई E पहला सरफेस का, यहाँ तो 3 सरफेस है ना, S1 E ds cos S1 कौन सा है, S1 ये है 0 डिग्री है, बहुत अच्छा। प्लस S2 का देखो E ds cos 90 आपको देखने को मिलेगा, तीसरा E ds cos अगेन 90 मिलेगा। ठीक है, cos 90 क्या होता है 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो फाई इक्वल टू आपका E ds, यही आया। ds का इंटीग्रेशन इस बार सिलिंड्रिकल है, सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल 8 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सरकमफरेंस 2 पाई r इंटू लेंथ, ये लेंथ हो गया और ये रेडियस r हो गया, आ गया। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे। अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम लगाना है, देखो लगा रहे हैं। क्यू को, फाई को हटा करके आप क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर एल, यहाँ तक राइट डाउन कीजिए। इसके बाद E का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो Q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पर एक ही चार्ज है क्या, नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को हम कैसे लिखना सिखाए हैं, Q बाई एल, तो Q इक्वल टू तुम्हारा लैम्डा एल हो जाएगा, इसको पुट कर दीजिए, लैम्डा एल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, एल कट गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। क्लियर, कितना इजी बना। एक इसका मेथड है कैलकुलस मेथड, थोड़ा उसको जब बनाएंगे ना तो कंपेयर कर लीजिएगा कि क्या टफनेस है और क्या फ़ायदा है गॉसेस थ्योरम का। तो ये फ़ायदा है। तो एप्लीकेशन नंबर 2 में क्या करना है, वही करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical सेल। ठीक है, इस तरह का एक स्पेयर लेते हैं। ठीक है, अंदर से होलो खाली है, इसका रेडियस बाबू यहाँ पर वो मान लो, इसका जो रेडियस है, इस होलो स्पेयर का जो रेडियस है उसको कैपिटल R मान लेते हैं, और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसके सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब इसके चलते कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसका बनेगा वो हमको बताना है। तो भाई हम गॉसेस थ्योरम का मदद लेते हैं, जस्ट तुरंत गॉसेस थ्योरम का पहला स्टेप, पहले इसको ढकना होगा। तो इस स्पेयर से बड़ा स्पेयर बनाते हैं और इससे इसको ढक देते हैं, ये हमारा कहलाएगा गॉसियन सरफेस। इस स्पेयर का रेडियस को मान लो स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
देखो इसमें 3 जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, एक आउटसाइड जो स्फीयर के आउटसाइड है, फिर एक ऑन द सरफेस और एक इनसाइड, 3। और इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है ग्राफ आपको इसको करके जाना है। जैसे अभी हम आउटसाइड निकाल रहे हैं, देखो स्फीयर के आउटसाइड निकाल रहे हैं, इस अभी जगह कहाँ पर, यहाँ पर कट लगाते हैं, ये वाला जगह P1 पर, या आउटसाइड लिख देते हैं, आउट। तो यहाँ कट लगाएं, कट लगाने के बाद यहाँ पर क्या होगा आपका एरिया वेक्टर, जो कि ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर किस तरह से निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड ही निकलेगा। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। ये वाला पोर्शन आपका ds का लगा, जो उसमें भी किए थे, सेम प्रोसेस, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तुरंत ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फाई। क्लियर है? यहाँ पर यहाँ आउट लिख देते हैं हम, जिससे पता चलेगा कि आउटसाइड का बात कर रहे हैं। ई डी एस कॉस 0 डिग्री होगा। यहाँ फाई इक्वल टू ई को बाहर निकाल लेंगे, और डी एस का इंटीग्रेशन तुम्हारा क्या होगा, इससे पहले भी किए हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। तो कौन सा आर, स्मॉल आर की कैपिटल आर, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, स्मॉल आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू Q 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, फाई अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम के हिसाब से फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका। अब यहाँ पर हम चेंज भी कर सकते हैं कि सरफेस एरिया है, एरिया पर है तो सिग्मा इक्वल टू Q बाई एरिया, उतना करने का जरूरत नहीं है। यहाँ से आपको जो समझने को मिल रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। तो Q इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आया, ठीक है। ये कब आया है, आउटसाइड में आया है। अब ऑन द सरफेस करते हैं, ये केस 1 हो गया आउट के लिए। अब ऑन द सरफेस करते हैं, केस 2 ऑन के लिए। तो गॉसियन सरफेस यहाँ नहीं बनाना होगा, इसी को ढकना होगा, ऑन यहाँ पर होगा, यहीं पर कट लगाओगे, यहीं पर कट लगेगा, यही तेरा ds होगा, यहीं पर एरिया ये निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों के बीच में अगेन 0 डिग्री होगा, फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ई डी एस कॉस 0 डिग्री, ठीक है, ऑन का निकाल रहे हैं। फाई ई इक्वल टू ई और डी एस का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4 पाई कौन सा आर, तो यहाँ स्मॉल आर तो कैपिटल आर के ही बराबर है, तो यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? और गॉसेस के हिसाब से आप क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो Q बाई सबको इधर ले आओ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू ई होगा। फिर किधर आपको निकालना है, इनसाइड निकालना है। यहीं पर इनसाइड का कर देते हैं। अब केस 3 इनसाइड का निकालना है पोजीशन। तो अब हम लोग गॉसियन सरफेस पे यहाँ पर निकाल रहे हैं, ये इनसाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस देना पड़ेगा, यहाँ कट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर एरिया वेक्टर तो तुमको मिल जाएगा, ds भी मिल जाएगा, लेकिन चार्ज कहाँ मिलेगा, चार्ज तो इसके अंदर है ही नहीं। गॉसेस थ्योरम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए चार्ज, तो यहाँ तो चार्ज ही नहीं है, ठीक है। तो Q के जगह पर हम 0 लिखने वाले हैं। तो फाई इक्वल टू ई डी एस, ठीक है, कॉस 0 डिग्री, तो ई ही नहीं है, क्यों नहीं है, तो ई नहीं है, तो यहाँ पर फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, 0। जब फ्लक्स ही नहीं है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। इसको डायरेक्ट यहाँ पर भी करके देख सकते हैं, इस फार्मूला में अगर क्यू ही नहीं है तो सब 0 हो जाएगा। तो इनसाइड में क्या आया, 0 आया। तो यही जो 3 केस है ना बच्चा लोग, इसको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने बोलेगा, ठीक है। कैसे करोगे, जैसे ए सेंटर हुआ ना, और ये लाइन ले लिए, ठीक है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सेंटर है, एकदम सेंटर है, ओ पोजीशन है। अच्छा, यहाँ तक क्या है, ऑन द सरफेस है, और ये वाला पोर्शन सब क्या है, आउट है,
आउट द सरफेस है। तो यहाँ पर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला क्या? नहीं, यहाँ पर नहीं मिला, यहाँ पर नहीं मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं मिला, तो ये डेड लाइन होगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा मिलेगा, और इसके बाहर जैसे जैसे जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे वैसे घटता जाएगा। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ O सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाओगे, कुछ दूर तक 0 होगा, वो 0 कब तक होगा? और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस सबसे ज़्यादा E मैक्सिमम करोगे और वहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ले लोगे, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। बस ये ग्राफ को दिमाग में रखोगे। तो ये एप्लीकेशन नंबर 2, बहुत आसानी से हम लोग इस तरह का भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पा रहे हैं, क्योंकि हम गॉसेस थ्योरम लगा पा रहे हैं। जैसे पैथागोरस थ्योरम लगा करके डायरेक्ट थर्ड साइड है को हम लोग पता कर लेते हैं, वैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को पता कर ले रहे हैं। तो ये है थ्योरम, इसीलिए इसका नाम थ्योरम है, गॉसेस थ्योरम। मेन चीज़ होता है लगाना, और लगाने वाला जो प्रोसेस है हम कहीं चेंज नहीं कर रहे हैं, सेम टू सेम प्रोसेस वही कर रहे हैं। पहले चार्ज को ढक रहे हैं, चार्ज को ढकने के बाद कट लगा रहे हैं, कट लगाने के बाद एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देख रहे हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को कंपेयर कर रहे हैं दोनों के बीच में, तब ये फार्मूला का हमको EDS cos थीटा मिल जा रहा है। फिर ये फार्मूला को हम यूज़ करते हुए E को निकाल ले रहे हैं। यही है प्रोसेस। इस तरह से प्रोसेस से कीजिएगा तो रटने का तो ज़रूरत ही नहीं। अगर रटने बैठे हैं तो माफ़ कीजिएगा, रट नहीं पाइएगा। ठीक है, उतना रट नहीं पाइएगा, समझना ज़रूरी है। क्लियर है हुआ? चलिए एप्लीकेशन नंबर 3 पर चलते हैं। एप्लीकेशन नंबर 3, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सभी में एक ही काम रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटली चार्ज प्लेन शीट। प्लेन शीट का हम लोग निकालेंगे। मान लीजिए इस बार गॉसेस थ्योरम से इस तरह का एक शीट है, इन्फिनिटली लॉन्ग है, और यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आ गया है, और इस प्लेट पर कितना चार्ज है वो आपको फाइंड करना है। तो गॉसेस थ्योरम से कर सकते हैं। यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस लीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा ना एक चीज़, जैसे यहाँ इस प्लेट के चलते यहाँ पर जितना दूरी पर निकाल रहे हैं, ये जितना दूरी पर निकाल रहे हैं, मान लो ये P1 है इस पॉइंट, उतना ही दूरी पर यहाँ पर भी रखिएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका चेंज हो जाएगा। तो जितना भी यूनिफॉर्म आपको सिलिंड्रिकल शेप लेना है, उतना ही दूरी को आपको, मान लो ये आपका x है, तो उतना ही x दूरी पर इसको भी लेना है। ठीक है, दोनों देखने से तो ये ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा सा कम कर दो। ठीक है, तो इस तरह का एक सिलिंड्रिकल फेस लेते हैं, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A मानते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A मानेंगे। अच्छा, इसमें अब क्या क्या प्रोसेस है? कट लगाना है, एक कट यहाँ होगा, सिलिंड्रिकल है तो सिलिंड्रिकल में 3 कट होता है, क्योंकि 3 सरफेस से एक कट यहाँ हो जाएगा और एक कट आपका यहाँ हो जाएगा। इस कट को S1 बोल दो, इस कट को S2 बोल दो, और इस कट को S3 बोल दो। एक छोटा सा कट DS, ये भी तुम्हारा DS, ये भी तुम्हारा DS है। इसका डायरेक्शन किधर होगा बच्चा लोग? इसका डायरेक्शन आउटवर्ड, इसका डायरेक्शन मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड, और इसका भी डायरेक्शन आउटवर्ड। सेम प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, ये प्लेट ऐसे रखा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर निकलेगा और इधर आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर किधर होगा? इस तरफ होगा E का डायरेक्शन, और इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पर किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, जो कि 90 एंगल बना रहा है। यहाँ थीटा 0 बना रहा है, यहाँ थीटा 0 बना रहा है। खत्म। ठीक है, बस इतना ही काम करना है। फिर ये फार्मूला सेम हर बार उठाते हैं, फिर यही फार्मूला को उठाते हैं, फाई इक्वल टू E डॉट DS, फाई इक्वल टू EDS कॉस थीटा 0 डिग्री, S1 पर देखिएगा, प्लस EDS कॉस 0 डिग्री, S2 पर भी देख लीजिएगा, और प्लस इंटीग्रेशन EDS कॉस 90 डिग्री देखिएगा। तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया? 0 हो गया। ये दोनों बचा, क्या बचा है? फाई इक्वल टू
ई डी एस और ई डी एस, कॉस 0 डिग्री 1 हो गया। इसको जोड़ दोगे बाबू तो ई डी एस 2 को हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर देखो हम सर्कल नहीं दिए, क्लोज लूप टाइप का नहीं बनाए हैं, इसलिए डी एस का इंटीग्रेशन आप यहाँ क्या लिख सकते हो, एस। चूंकि यहाँ पर एरिया ए में माने हैं, आप ए को भी बैठा सकते हो। क्या बैठा सकते हो, ए में भी बैठा सकते हो। तो इसका इंटीग्रेशन करके फ्लक्स इक्वल टू 2EA, तो E इक्वल टू कितना आया आपका, E इक्वल टू आया 5/2A। 5 क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम आप यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम यूज कर सकते हैं Q/ε0 2A। 5 इक्वल टू Q/ε0, ये कैसे लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम लिख रहे हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। लेकिन यहां पर एक चार्ज नहीं है, एक प्लेन पर पूरा चार्ज है, एक प्लेन पर पूरा चार्ज है जिसको सिग्मा बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला Q/A होता है, तो Q इक्वल टू सिग्मा A। ठीक, तो जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर निकाल कर रखे हुए हैं Q/ε0 2A, अब Q को हटा करके आप लिखिएगा सिग्मा A 2ε0A, कट गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया सिग्मा 2ε0। इसको याद रखना है, क्या करने बोल रहे हैं, याद रख लीजिएगा। अब सिंपल आपको याद रखना है कि अगर आपका प्लेन शीट का, अगर कोई भी प्लेन शीट होता है, इस तरह का प्लेन शीट होता है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला जाता है, तो आप याद रखिएगा उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा 2ε0। इस पर क्वेश्चन क्या आएगा, नंबर 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर 2 शीट आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, और इसमें आपका पहला केस बोल दिया जाएगा कि इसमें ज़्यादा हम चार्ज दे रहे हैं सिग्मा ए, और इसमें सिग्मा बी। मतलब हम केस 1 में हम क्या कर रहे हैं, सिग्मा ए इज़ ग्रेटर देन सिग्मा बी। ठीक है, और इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, ये वाला लेफ्ट साइड का रीजन 1, ये मिड पॉइंट का 2, और ये रीजन 3 का। ठीक है, तो इसका आप डेरिवेशन करके जाइएगा। देखो ये पहला प्लेट ए प्लेट है, ये प्लेट को बी मान लो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा EA, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड EB इस प्लेट का निकलेगा। अच्छा, राइट साइड भी निकलेगा EB EA, 2 इलेक्ट्रिक लाइन्स में, लेकिन बीच में रिपल्सन होगा। इसको रिपल कौन करेगा, EB करेगा, और इसको रिपल कौन करेगा, EA करेगा। क्लियर है यहाँ तक? क्या निकालना है यहाँ का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है E1 का। तो EA माइनस, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेफ्ट साइड जा रहा है, तो हमको शो करना होगा EB माइनस, अच्छा पहला चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, यही फ़ायदा है उस डेरिवेशन का। प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लाए थे गॉसेस के मदद से, तो सिग्मा A 2ε0, सिग्मा B 2ε0, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे माइनस 2ε0 सिग्मा A प्लस सिग्मा B, ख़त्म डेरिवेशन। ये आपका निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का। ठीक इसी तरह से इसको भी कर सकते हो, थर्ड वाले को, राइट साइड जा रहा है EA प्लस EB, दोनों राइट साइड है इसीलिए डायरेक्शन प्लस में ले रहे हैं। इसका सिग्मा A 2ε0 सिग्मा B 2ε0, 1/2ε0 कॉमन ले सकते हैं, सिग्मा A प्लस सिग्मा B। ये आपका डेरिवेशन हो गया 3 का कंप्लीट। बीच का देखो यहाँ पर घटाव का साइन होगा क्योंकि अपोज कर रहा है एक दूसरे को। एरो देख रहे हो ना, एरो अगर ऐसे रहे तो ऐड करेंगे, एरो ऐसे रहेगा तो ऐड करेंगे, लेकिन इस तरह का एरो में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन का एक जूनियर सेक्शन में ही नियम है कि घटाव जब भी होता है ना तो ज़्यादा से कम का होता है। तो इसमें ज़्यादा कौन है, EA ज़्यादा है या EB ज़्यादा है? चूँकि इसमें चार्ज ज़्यादा है इसलिए ये ज़्यादा है। ठीक है, EA ज़्यादा है तो EA माइनस EB करना होगा आपको E2 लाने के लिए। सब्ट्रैक्शन तो कर ही रहे हैं। इसका सिग्मा A 2ε0 सिग्मा B 2
एप्सिलॉन नॉट 1/2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। तो ये निकल गया तुम्हारा दूसरा। तीनों डेरिवेशन एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं, इसलिए ये डेरिवेशन आ सकता है आपका एग्जाम में, ये प्लेन शीट का ये डेरिवेशन एग्जाम में आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्ट यहाँ पर कहीं पर भी आप देख रहे होंगे कि गॉसेस थ्योरम तो सर यूज ही नहीं कर रहे हैं। गॉसेस थ्योरम यूज हो चुका है भाई। ये जो फॉर्मूला आप बार बार जो लिख रहे हैं ना, सिग्मा ए टू एप्सिलॉन नॉट, ये आ कहाँ से रहा है? ये डायरेक्ट आप कैसे बैठा पा रहे हैं? ये बैठा पा रहे हैं क्योंकि इससे पहले वाला डेरिवेशन में आप जानते हैं कि प्लेन शीट चार्ज पर इन्फिनिटली लॉन्ग रहे तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, गॉसेस थ्योरम से ही निकाला था, और वो निकला था E इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ 2 प्लेट दे दिया आपको, यहाँ पर इस तरह से सवाल में आपको क्या दे देगा? 2 प्लेट दे देगा। ठीक है, इसमें और भी केसेस बन सकता है, आप क्वेश्चन पढ़िएगा, वहाँ ध्यान से पढ़िएगा। केस नंबर 2 को याद रखिए। अगर ऐसा भी बोल सकता है इसी केस में कि सिग्मा ए और सिग्मा बी दोनों में चार्ज बराबर है, सिग्मा है, तब यहाँ पर क्या होगा? रीजन 1 में, 2 में, रीजन 3 में क्या होगा यहाँ पर देखने को? तो उसका फार्मूला लिख लेते हैं। रीजन 1 का फार्मूला -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी आया था। ठीक है, इसमें कितना आया था? 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी आया था। और थर्ड में कितना आया था आपका? E3 में 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी आया था। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर कंडीशन आप हमको दे रहे हैं कि ए और बी बराबर है, तो सिग्मा, तो दोनों में सिग्मा बैठाएंगे तो 2 सिग्मा हो जाएगा। तो E1 अगर 2 प्लेट में इक्वल चार्ज है ना, इक्वल चार्ज है, 2 प्लेट में इक्वल चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में असर होगा -2 एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा, 2 तो कट जाएगा यहाँ पर, E1 इक्वल टू माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आया। इसमें क्या होगा? E2 में यहाँ पर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं बचेगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ सिग्मा माइनस सिग्मा, ये कट करके 0 हो जाएगा और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। तीसरा में क्या असर होगा? तीसरा में असर होगा कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा हो जाएगा, 2 कट जाएगा। ठीक है, ये तीनों डेरिवेशन। और एक कंडीशन क्या हो सकता है इसका? केस नंबर 3 क्या हो सकता है? एक प्लेट आपको पॉजिटिव दे देगा और दूसरा प्लेट आपका निगेटिव दे देगा। क्लियर है? एक प्लेट आपको पॉजिटिव दे देगा, दूसरा प्लेट आपको निगेटिव दे देगा। अगर ऐसा दे दे, एक प्लेट पॉजिटिव है और एक प्लेट आपको निगेटिव दे दिया, तो क्या हो गया यहाँ पर? तो जितना भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस इसमें आप निकाल रहे थे, ये नहीं निकल पाएगा, इसको खींच लेगा, निगेटिव अपने तरफ अट्रैक्ट करके रहेगा। तो ना इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा E1 में, ना E3 में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। क्यों? कैसे निकलेगा? अगर निगेटिव से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ही नहीं सकते हैं, निगेटिव पे इनसाइड के तरफ एरो जाता है, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलेगा। तो E3 का इलेक्ट्रिक लाइन्स ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इधर भी 0। अब बचा सिर्फ B में। तो B का जो मेन फार्मूला है यहाँ पर कि आपका मिड में 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, तो सिग्मा ए इक्वल टू प्लस सिग्मा और सिग्मा बी इक्वल टू माइनस सिग्मा अगर दिया हुआ है, गिवन है, आपको गिवन है, तो इससे असर क्या होगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस इंटू माइनस प्लस सिग्मा हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट और ये कट जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सबसे ज़्यादा रियल लाइफ में ऐसा ही प्लेट होता है। जैसे कोई भी अगर हम लोग बनाते हैं, सेल देख लो, कैपेसिटर देख लो, उसमें हमेशा 2 प्लेट अंदर में रहता है। एक प्लेट तुम्हारा पॉजिटिव रहता है, दूसरा प्लेट आपका निगेटिव रहता है। निगेटिव प्लेट का रहने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। ठीक है, निगेटिव प्लेट जो रहता है ना, तो वो पॉजिटिव का पोटेंशियल, इस प्लेट का पोटेंशियल को घटाने के लिए दिया जाता है।
इस प्लेट का पोटेंशियल को घटाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने में चार्ज को स्टोर कर सके। ये आपको कैपेसिटर में सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कभी भी इस तरह का प्लेट देखने को नहीं मिलेगा, आपको रियल में तो इसी तरह का एक पॉजिटिव प्लेट होगा, एक नेगेटिव प्लेट होगा। तो आज के बाद से आप जान गए हैं कि दो पैरेलल प्लेट जरूर है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, उसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, ना लेफ्ट साइड होगा ना राइट साइड होगा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको गॉसेस थ्योरम पर ये क्वेश्चन को करके जाना है, और इस तरह से हम लोग करके गॉसेस थ्योरम को अब ये कंप्लीट हो गया। इतना पढ़ के जाना है बाबू लोग आपको। अभी इतना से हम तो ये तो आपको याद दिला रहे हैं कि आप जो नोट्स लिखे होंगे, कोई भी टीचर का नोट्स लिखे होंगे, यही सब डेरिवेशन होगा। ये डेरिवेशन को आपको याद दिलाने का काम करते हैं। लेकिन इस पर एनसीईआरटी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, उसको भी आपको करके देखना है, अगर अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना है। नहीं तो इतना से आपका कितना उठ सकता है, अच्छा मार्क्स रहेगा लेकिन उतना भी अच्छा नहीं रहेगा। कंपटीशन को और अच्छा करने के लिए आपका न्यूमेरिकल सेक्शन को भी देखना है। चूँकि ये रिवीजन सेक्शन है, उतना हम न्यूमेरिकल सेक्शन इसमें देख नहीं पाएंगे आप लोगों का, ठीक है। तो गॉसेस थ्योरम यहीं पर ख़त्म होता है।